नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। आज के सेशन में बीपीएससी ट्री 2.0 में जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है उसका सैंपल प्रैक्टिस पेपर लेके मैं आया हूं, जिसमें तकरीबन पूरे 80 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और जो बीपीएससी का सजेस्टेड सिलेबस है उसकी बेसिस पे ही ये पेपर तैयार किया है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। हर एक के टॉपिक वाइज प्रोग्रामिंग के जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू के हैं सब आपको मिल जाएंगे। आपकी स्क्रीन में आपको बुक भी दिखाई दे रही होगी जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी है, तो अगर आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हीप क्या है, ये किसका एग्जाम्पल होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्पैनिंग ट्री, स्पार्स ट्री या बाइनरी सर्च ट्री? तो देखिए बेसिकली हीप जो होता है इट रिप्रेजेंट व्हाट बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री। नाउ कंप्लीट बाइनरी ट्री की जब आप बात करते हैं, लेट सपोज जो भी आप ट्री क्रिएट करते हैं तो इसमें जो लीफ नोड होता है वो भले ऐसा खाली होगा, लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से क्रिएट कर दो तो ये तो बाइनरी ट्री कंप्लीट नहीं होता है, राइट? सो आपका लीफ नोड एक एंड पे रहे लेकिन ये कंप्लीट होना चाहिए कुछ इस तरीके से। सो दिस इज व्हाट योर हीप, आई मीन कंप्लीट बाइनरी ट्री भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री। थोड़ा सा इसको और बड़ा साइज कर दिया जाए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री दैट हैज n लेवल्स इफ द रूट लेवल इज 0। मतलब किसी बाइनरी ट्री में अधिकतम नोड्स की संख्या कितनी होगी अगर उसमें n डिफरेंट लेवल्स हैं और रूट लेवल जो है वो 0 होगा। तो यहां पर ये बोलता है 2 का पावर 2n, 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 या 2 का पावर n माइनस 1 या 2 का पावर n माइनस 2n। तो एक्चुअली जब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात होती है बाइनरी ट्री की, n लेवल्स की अगर आप बात करें तो उसका जो करेक्ट आंसर है, जो इसका एक प्रकार से आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, वो ये है 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1। दिस इज करेक्ट आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ ए नोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स व्हाट। अब नंबर जो भी किसी पर्टिकुलर ट्री की अगर आप बात करें तो उसकी डिग्री का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स, ठीक है ना? तो चाइल्ड नोड्स की जो कुल संख्या है वही इसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है? यहां पर ये नोड जो है ये थोड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया, इसको ट्री आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कॉन्टेंस ए बैलेंस पैरेंथेसिस। मतलब बैलेंस पैरेंथेसिस को चेक करने के लिए आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं? इज इट स्टैक, इज इट क्यू, एरे या ट्री? तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैक का। सो जब भी बैलेंस पैरेंथेसिस की बात आ रही है मतलब वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? हमारे स्टैक को। अगला हमारा क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर, देखिए जनरली पोस्टफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और पोस्टफिक्स की प्रैक्टिस पहले भी हमने कई दफा की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, स्टैक एमसीक्यू को देखिएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ a माइनस बी, मतलब हमको प्रीफिक्स यहाँ पे निकालना है। तो पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी स्लैश किया, ब्रैकेट में आपका c इंटू डी का पावर e। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो सबसे पहले a माइनस बी के बाद स्लैश है, तो देखिए हमारा ये सब्ट्रैक्शन जो होगा ये तो ऑब्वियसली लास्ट में होगा, पहले ये हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखें ये ब्रैकेट वाला पार्ट होगा। सो दिस विल बी सी, डी और ई को आपने लिया तो डी और ई का पहले एक्सपो होगा, तो हमने एक्सपो लगाया। उसके बाद इनका आपस में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। किसके साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ? ये सी के साथ में। देन जो हमारा बी है इसके साथ इस पूरे एक्सप्रेशन का डिवीजन होगा, ये हमने कर दिया। उसके बाद ए के साथ इसका क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। तो ये मिल गया मेरा प्रीफिक्स नोटेशन। सो इट शुड बी माइनस ए स्लैश बी इंटू सी का पावर, मतलब सी कैप देन डी ई। सो दिस इज हाउ वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? टॉप ब्रैकेट में पुश एस कॉमा एक्स। अब पुश का मतलब क्या हुआ? स्टैक। अब स्टैक में क्या होता है? जो पहले आया वो, मतलब जो बाद में आया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो भी एलिमेंट आएगा वो पहले निकलेगा। तो आपने यहाँ पर s का मतलब स्टैक लिया, इसमें आपने s को डाला। अब ये x को आपने पुश किया, मतलब ये इंसर्ट हुआ। अब टॉप का मतलब जो टॉप का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली जब आप x को डालोगे तो उसी टॉप एलिमेंट को ये रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम? इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन करते हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली
उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी O(n). दिस इज करेक्ट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन रिफर्स टू व्हाट? रिवर्स पॉलिश नोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स या नन ऑफ द अबव। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन को हम जानते हैं पोस्ट फिक्स्ड नोटेशन के नाम से भी। तो करेक्ट आंसर है पोस्ट फिक्स नोटेशन। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द राइट वे टू इनिशियलाइज एरे? एरे को इनिशियलाइज करने का इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है? इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट में 6 इक्वल टू दिस। यहाँ पे तो करली ब्रैकेट ही डाला हुआ है तीनों में, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट तो कभी भी हम जब आप C++ प्रोग्रामिंग की बात करें खासकर, तो करली ब्रैकेट का तो इस्तेमाल आप करते ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है डायरेक्टली यू कैन सी इंट नम ब्रैकेट में 6 स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू दिस। सो द करेक्ट आंसर वुड बी option number A. This is how we all can get the answer. I move to the next question. Array passed as an argument to a function is interpreted as what? अब कोई भी एक फंक्शन आपने बनाया, इसके अंदर में आपने इस A को पास किया, और ये A जो है जब आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर ये X नाम का एरे है, मान लो X10। तो जब आप इसको पास करोगे तो इसका क्या मतलब है कि पूरा एड्रेस पास होगा एरे का, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए एरे जो होता है दैट इज बेसिकली फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय एड्रेस। अब जब आप किसी x एरे की बात करते हैं और अगर वो 10 है और अगर आप केवल x लेंगे तो ये अपने पहले एड्रेस को पॉइंट करता है। तो इसका मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर C। आई मूव टू द नेक्स्ट। सपोज द कंटेंट ऑफ एन एरे आर। अब यहाँ पर एक एरे है जिसमें 1 है, फिर 3 4 नल है, फिर 10 है। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द एरे कंसीडरिंग इट एज नॉर्मल एरे एंड स्पार्स एरे? मान लो अगर ये नॉर्मल एरे है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो नॉर्मल एरे में तो जितने एलिमेंट्स हैं चाहे वो नल हो या ना हो, जीरो हो या नॉन जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको काउंट करेगा। तो सीधे सीधे ये आंसर करेगा 6। किस केस में? नॉर्मल एरे के केस में। और स्पार्स एरे के केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो स्पार्स एरे का मतलब नॉन जीरो एलिमेंट को काउंट करिए, तो इसका मतलब केवल यहाँ पे 1 और 10 को काउंट करेगा। सो दिस विल रिटर्न व्हाट? 2। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 6 and 2. दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस नोन एज थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम? थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम को आप क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर, प्रायरी, फिजिबिलिटी या इंडिपेंडेंट? तो देखिए जब पोस्टीरियर और प्रायरी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर जो एनालिसिस होती है, ऑब्वियसली जब आप एल्गोरिदम को रियल टाइम करोगे तब होगा। थ्योरेटिकली अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियसली जो आपने एल्गोरिदम के पहले एनालिसिस की, इसका मतलब जो प्रायरी होगा दैट इज कंसीडर्ड एज थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। ऑप्शन बी करेक्ट है। द नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज व्हाट? बाइनरी सर्च एल्गोरिदम तो O(n) O log n, O(n)(2) O(n) log n। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ O log n। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अगेन। I move to the next question. It is saying that there are 6 files F1, F2, F3, F4, F5 and F6 and they have these number of files 100, 200 and so on. अब in what order they should be stored so as to optimize access time? मतलब इसको आप किस ऑर्डर में रखेंगे so that आप मिनिमम टाइम में चीज़ों को प्राप्त कर सकें, ऑप्टिमाइज्ड एक्सेस टाइम हो इसका। और आपको ये अज्यूम करना है कि ईच फाइल इज एक्सेस विद द सेम फ्रीक्वेंसी और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो देखिए इसका सीधा सीधा है, जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी इसमें रिकॉर्ड्स हों, आपको इसको सीधे सीधे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो रहा है 50 का मतलब ये हो गया थर्ड एलिमेंट दैट इज माई F3। तो आपने लिया F3, 50 के बाद में नेक्स्ट है 80 दैट इज योर F4, 80 के बाद आपका 100 आएगा दैट इज योर F1, 100 के बाद आपका होगा 120 दैट इज योर F5 एंड F6 इज 150 एंड इसके बाद में लास्ट में आ जाएगा F2। तो ये जब ये ऑर्डर आप फॉलो करोगे तो आपको ऑप्टिमाइज एक्सेस टाइम में आप बोल सकते हैं मल्टीपल फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सीधे सीधे इसका आप बोलेंगे F3, F4, F1, F5, F6, F2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
I move to the next question. It is saying that what is the time complexity of following code. So now here it is what a equal to 0. You can see there are two for loops are given. तो जब for loop की बात आ गई तो वहां पर सीधे सीधे जब आप complexity की बात करोगे तो यहां पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका O n into n would be the correct answer. You can check this, right? तो यहां पर सीधे सीधे हमने for loop की बात की. That means and there are two for. So O n into n is the time complexity. I move to the next question. When new data are to be inserted into a data structure, but there is not available space, this situation is usually called what? अब आपका कोई डेटा स्ट्रक्चर है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ले लो, मान लो आप स्टैक की बात करिए, क्यू की बात करिए, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो फुल हो गई और उसके बाद जबरदस्ती आप उसमें डेटा को इंसर्ट करोगे तो वो क्या होगा? दैट इज सिंपली कॉल्ड ओवरफ्लो, राइट? ऑप्शन बी यू कैन सी नॉट अंडरफ्लो. अंडरफ्लो का मतलब खाली हो गया और आप डिलीट करने का प्रयास करें. हाउसफुल और सैचुरेटेड टर्म को हम इस्तेमाल नहीं करते डेटा स्ट्रक्चर के साथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडल इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. मतलब मेन मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है कौन सा मॉडल होता है? Is it logical, mathematical, debugging? So it's again quite easy to understand that we are talking about logical model जिसके थ्रू हम मेन मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट? आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इनफैक्ट जब आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है इट्स वेरी नियर टू योर कंप्यूटर सिस्टम साइंस. सो अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहां पर ये बोलता है सिंगल एंड नॉन डीकम्पोजेबल डेटा इज कॉल्ड व्हाट? इज इट कंपोजिट, इज इट टेक्सुअल, इज इट एटॉमिक या न्यूमेरिक? सो सिंगल या नॉन डीकम्पोजेबल डेटा जिसे आप डीकम्पोज नहीं कर सकते सो उसे हम बोलते हैं एटॉमिक डेटा. करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग एन एडीटी डजंट स्पेसिफाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट? इज इट क्लास, ऑपरेशन, डेटा टाइप या इंटरफेस? Now ADT means abstract data type like stack, queues and all that. तो ये क्या implement नहीं करेंगे? तो obviously they cannot implement this data type, right? So this is the correct answer. मतलब वो specify नहीं कर सकते implementation of data type को. I move to the next question. It is saying that email services is an example of what? तो email service किस प्रकार का example है? SAS, IaaS, PaaS. अब यहाँ पर ये बात हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग की और तीन तरीके हैं: सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. नाउ DaaS के नाम से तो कुछ भी सर्विस नहीं है. तो ईमेल बेसिकली क्या है? इट्स ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज. तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर, इट्स नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म. तो करेक्ट आंसर इसका सीधे सीधे आप लेंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए. आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश सर्व्स एज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशन and the relation between two parties. It serves as a legal contract, safety level agreement, software level agreement, then security level agreement और service level agreement. तो हम IT की बात कर रहे हैं और वहां पर दो लोगों के बीच में रिलेशन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन का जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर लेवल एग्रीमेंट, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर दी थ्री टर्मिनोलॉजीज ऑन विच SOA सर्विस स्टैंड? वेल, SO सर्विस स्टैंड करने की तीन टर्मिनोलॉजीज क्या है ना? यहाँ पर SOA जो है इन टर्म्स ऑफ IoT ये बात कर रहा है, जहाँ पे सर्विस आर्किटेक्चर की ये बात करता है. और जब सर्विस आर्किटेक्चर की आप बात करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट, एड्रेस और बिल्डिंग की हम बात करते हैं. ये तीन टर्मिनोलॉजीज का इसमें इस्तेमाल किया जाता है. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट क्रिप्टो करेंसी क्या यूज करती है? ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग या वर्चुअल रियलिटी? सो क्रिप्टो करेंसी यूज करती है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पिलर ऑफ IoT? इनमें से कौन सा IoT का पिलर नहीं है? M2M, SCADA, RFID या STTP? तो देखिए IoT के चार पिलर्स होते हैं. एक है मशीन टू मशीन, देन SCADA, देन WSN और RFID. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो STTP है, इट इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ पिलर ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है. आई मूव टू द नेक्स्ट. विजिटिंग रूट नोड आफ्टर विजिटिंग लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज कॉल्ड व्हाट? आपका ये ट्री है, ये लेफ्ट है, ये राइट है. तो आपने पहले इसको मूव किया, फिर इसको मूव किया और उसके बाद आप रूट नोड में आते हैं.
So that is actually called what? Post order traversal. So the correct answer is option number C. पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर में आप पहले रूट देखते हैं, पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में आप रूट को देखते हैं, राइट? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। द नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इज दिस। ये पोस्ट ऑर्डर है, इसकी बेसिस पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है। नाउ जब आप पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करते हैं तो जो सबसे एंड एलिमेंट है ऑब्वियसली हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? हमारा रूट। अब इसके बाद में हम पोस्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मतलब हम रूट तक बाद में आएंगे, लास्ट में रूट में आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो डी है वो हमारा लेफ्ट साइड का एक सबसे नीचे का नोड हो गया। उसके बाद जो ई है, अगर आप इसे कुछ इस तरह से कंसीडर करें, देखिए यहाँ पे डी ई 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये 3 एलिमेंट्स होते तब हम आगे बढ़ सकते थे। हालांकि फर्स्ट 3 को अगर आप लोगे तो डी ई हो गया, उसके बाद जो बी होगा ये इसका रूट होगा कुछ इस तरह से, और ये बी हमारे ए से कनेक्ट हो गया। अब बचा हमारे पास 2 एफ और सी। आपने एफ बनाया एक रूट, ऑब्वियसली सी को तो आप लेके डायरेक्ट ए से तो कनेक्ट करेंगे नहीं, यहाँ पर मेरा ये सी क्रिएट होगा, सी से मेरा ए क्रिएट होगा। अब ये देखिए मेरा स्ट्रक्चर हो गया। तो अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की ये बात कर रहे हैं, तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले आपने लिया ए, उसके बाद आप लेंगे बी, बी के बाद आप लेफ्ट हैंड पे जाएंगे डी में, डी के बाद कोई लेफ्ट नहीं है तो आप राइट को कंसीडर करेंगे ई, ई के बाद अगर इसका राइट मोस्ट देखें, हालांकि इसके सबको आप चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो ये राइट देखेगा राइट मोस्ट में, या फिर ये रूट नोड पे जाएगा सी में, एंड इसके बाद ये एफ को लेगा। सो द आंसर वुड बी ए बी डी ई सी एफ। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। I move to the next question. It is saying that which one of the following is the deadlock avoidance algorithm? इनमें से कौन सा deadlock avoidance algorithm होता है? Bankers, round robin, elevator और Kahn's algorithm. So deadlock avoidance की जब आप बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है Bankers algorithm को हम deadlock avoidance की रूप से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है that program always deals with what? कोई भी प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस से डील करता है, एब्सोल्यूट से, फिजिकल से या रिलेटिव से? सिंपली वी कैन से दैट लॉजिकल एड्रेस के साथ कोई भी प्रोग्राम डील करता है जब आप मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी एड्रेसिंग की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्शन क्या है? इट इज टेक्निक फॉर ओवरकमिंग इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड ऑलरेडी 3-4 वीडियो सेशंस हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। नाउ compaction is what? Technique for overcoming internal fragmentation. It is a paging technique, a technique for overcoming external fragmentation या technique for overcoming fatal error। तो compaction basically fragmentation से related है, और उसमें भी ये related किससे होता है? आपके external fragmentation से। तो correct answer would be option number C, that technique for overcoming external fragmentation। Now the next question is the address of a page table in memory is pointed by। पेज टेबल में जो उसका एड्रेस होता है मेमोरी में कौन पॉइंट करता है? दैट स्टैक पॉइंटर, पेज टेबल बेस रजिस्टर, पेज रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। सो द करेक्ट आंसर इज पेज टेबल बेस रजिस्टर, राइट? द करेक्ट आंसर इज पेज टेबल बेस रजिस्टर। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। When the memory allocated to a process is slightly larger than the process, then it is called what? When the memory जो allocate की जाती है और वो प्रोसेस से थोड़ी बड़ी होती है तो किस प्रकार का फ्रैगमेंटेशन होगा? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, नाइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ऑब्वियसली अगर आपका जो मेमोरी एलोकेट की गई प्रोसेस को और वो अगर उसकी कैपेसिटी या साइज ज़्यादा है प्रोसेस से, तो वो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का कारण बनता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट। इफ देयर आर 32 सेगमेंट्स ईच ऑफ साइज 1 KB, देन द लॉजिकल एड्रेस शुड हैव व्हाट? 32 सेगमेंट हैं और हर एक का साइज 1 KB है, तो लॉजिकल एड्रेस में कितने बिट्स होंगे? 13, 14, 15 या 16 बिट? तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने पार्क किया है, प्लीज आप इसका आंसर कमेंट करें। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट द CPU हार्डवेयर हैज ए वायर कॉल्ड डैश दैट द CPU सेंसेस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एवरी इंस्ट्रक्शंस। CPU का जो हार्डवेयर होता है उसमें एक वायर होती है जो कि CPU के हर एक इंस्ट्रक्शन को सेंस करता है। सो दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, इंटरप्ट बस, इंटरप्ट रिसीव लाइन, सेंस लाइन। सो देखिए सेंस रिसीव की तो हम बात ही नहीं करेंगे, इंटरप्ट बस या इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। तो करेक्ट आंसर इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ इट इज सेइंग दैट फॉर लार्ज डेटा ट्रांसफर डैश इज यूज्ड।
तो लार्ज अमाउंट डेटा ट्रांसफर के लिए इनमें से कौन सा आप यूज करते हैं, डीएमए, प्रोग्राम डाइडो या कंट्रोलर रजिस्टर? ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करते हैं किसका, डीएमए का. सो डीएमए इज करेक्ट हियर. द नेक्स्ट इज सेइंग दैट बफरिंग इज डन टू व्हाट? बफरिंग इज डन टू कोप विद द डिवाइस स्पीड मिसमैच. जब डिवाइस की स्पीड और जो डेटा ट्रांसफर है उसके बीच में मिसमैच हो. कोप विद द डिवाइस ट्रांसफर साइज मिसमैच, मतलब डिवाइस के साइज के साथ मिसमैच हो. मेंटेन कॉपी सिमेंटिक्स. तो जब आप बफरिंग की बात करते हैं तो आइडियली इट इज बेसिकली डन टू कोप विद द डिवाइस स्पीड मिसमैच. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट फाइल्स होती हैं, रूट लेवल पे जो उसकी फाइल्स होती हैं, कर्नल है, command.com है, config.sys है. डॉस वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा इसकी बात होती है. लेकिन जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर की बात करते हैं नाउअडेज, सो वी कैन से कर्नल इज द फाइल जो कि कोर कंसीडर की जाती है और कर्नल के पास तकरीबन सिस्टम को मैनेज करने के सारे कमांड्स होते हैं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. द नेक्स्ट इज सेइंग द फंक्शन ऑफ फाइल सिस्टम इज व्हाट? पर्पस क्या होता है फाइल सिस्टम का? टू प्रोवाइड कंप्लीट फाइल नेमिंग फ्रीडम. फाइल का नामकरण करना और परमिट करना, आपको परमिशन देना कि उसका शेयरिंग ऑफ फाइल कितना आप किस लेवल तक कर सकते हैं. प्रोवाइड फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ फाइल्स विद एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइल स्टोरेज पर्टिकुलर इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ के साथ. टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू सिस्टम फेलियर. बैकअप रीस्टोर की बात कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव? सो द करेक्ट आंसर की फाइल सिस्टम के ये सारे ही पर्पस होते हैं, प्रमुख फंक्शंस होते हैं. तो ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. द नेक्स्ट इज सेइंग दैट द एक्सप्रेशन फॉर द क्यूमुलेटिव लॉ इज गिवन बाय. क्यूमुलेटिव लॉ इज गिवन बाय a प्लस ए बी इक्वल टू a प्लस ए बी इक्वल टू बी, ए बी प्लस ए नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. तो क्यूमुलेटिव लॉ की जब आप बात करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज करेक्ट हियर. द नेक्स्ट बोल रहा है कि ये लॉजिक सर्किट है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? दिस इज माई और, दिस इज व्हाट माई एंड, दिस इज व्हाट माई नॉट. तो ए बी, तो सबसे पहले तो आपने ए लिया, फिर आप बी को एंड कर रहे हैं तो मतलब ये होगा बी इंटू सी. अब ए के साथ ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है मतलब ये प्लस हो गया. अब डी नॉट मतलब हो गया डी नॉट, वापस से और में आया मतलब प्लस. तो ए प्लस बी सी प्लस डी नॉट इज द करेक्ट आंसर. तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हमें मिला दैट इज ऑप्शन नंबर बी. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. फॉलोइंग इज गिवन फंक्शन विद देयर हेडर फाइल, फाइंड द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन. अब ये कुछ हेडर फाइल्स हैं C++ की और उसके साथ उसका रिलेटेड फंक्शन है. गेट लाइन इन स्ट्रीम में बिल्कुल रहता है. गेट जो होता है ये ऑब्वियसली एफ स्ट्रीम करेक्ट है. रीड जो होता है आउटपुट स्ट्रीम के साथ बोल रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए. राइट जो है एफ स्ट्रीम मतलब वो दोनों के लिए हो गया तो राइट भी एफ स्ट्रीम में तो रह गई. रीड जो होता है वो एक्चुअली आई स्ट्रीम के साथ एसोसिएटेड है. तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर गलत होगा. आई मूव टू द नेक्स्ट. तमन्ना वांट्स टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल एंड स्टोर देम इनटू अरे एस ऑफ साइज 10. कैरेक्टर्स को रीड करना है, सीधे सीधे बात आ रही है गेट लाइन मेथड की, बट साइज भी आपको मेंशन करना है. तो गेट लाइन जब आप यूज करोगे तो इसमें एस को पास करोगे और उसके साथ उसका साइज आप मेंशन करेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट योर 100. सो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? गेट ब्रैकेट में एस, गेट लाइन एस. चूंकि साइज की बात हो रही तो रीड भी नहीं होगा. ऑप्शन सी एफ इन डॉट गेट लाइन का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, राइट? हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर ये बोलता है कि एक कैरेक्टर है ए, हमने यहाँ पर एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जहाँ पे हम डेटा डॉट डैट को कॉल कर रहे हैं. अब ये अपेंड मोड पे इसको ओपन कर रहा है. अब जो भी ch का डेटा है a, उसको हमने फाइल पे क्या किया? अपेंड किया. उसके बाद हमने फाइल डॉट टेलजी किया तो p में उसको स्टोर करके हम प्रिंट कर रहे हैं. तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फाइल कंटेंट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्ट्रिंग abc. अब जो आपका डेटा डॉट डैट है इसमें क्या था हमारे पास? abc. आपने जब इसमें बिफोर एग्जीक्यूशन कर्सर को आप टेलजी करेंगे तो ऑब्वियसली जो मेरा कर्सर पॉइंट करेगा वो वहाँ एंड पे करेगा, दैट विल बी माय फोर्थ पोजीशन. तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. यहाँ पर ये बोलता है कि इस क्वेश्चन का आप आउटपुट प्रेडिक्ट करिए. इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. यहाँ पर बोलता है हमने ये नेम स्पेस वगैरह लिया, यहाँ से देखते हैं.
हमने यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इंट n, ठीक है। अब n इन को ग्लोबल लिया, फिर मेन के अंदर जाके हमने सी आउट किया n डबल इक्वल टू 1, तो क्या आंसर देगा, ट्रू या फॉल्स, 0 और 1। ग्लोबल वेरिएबल है ये। ग्लोबल वेरिएबल जब आप बनाते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 0, राइट। सो अब 0 के साथ 1 को कंपेयर करोगे तो फॉल्स देगा, फॉल्स का मतलब 0 रिटर्न करेगा। सी आउट, अब यहाँ पर n क्या हो गया, 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 करोगे तो ऑब्वियसली ये भी 0 रिटर्न करेगा। तो सीधे सीधे आंसर क्या मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर ए। आइए इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 43 जो है, जिसको मैंने इसको बना के रखा हुआ है, मैं ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज माई 43 कोड। यू कैन सी यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, थोड़ा जूम आउट कर लीजिए तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। दिस इज माई कोड। आप इसे बिल्ट एंड रन करिए। सो यू कैन नोटिस इट इज शोइंग अस 0 एंड 0, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन का आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करना है। आईओ स्ट्रीम आपने लिया, नेम स्पेस आपने लिया, यहाँ पे सी टाइप डॉट एच ले लिया। ये मेरा पोजीशन है, थोड़ा स्मॉल करना ही पड़ेगा तभी आप देख पाओगे। अब यहाँ पे ये पोजीशन जो है मेरा फंक्शन बनाया मैंने, यहाँ पर पहले मैं कॉल बाई एड्रेस ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक डिफॉल्ट हमने C2 लिया है पैरामीटर और C डाल दिया है। अब इंट y है C1 प्लस इक्वल टू 2, C2 प्लस इक्वल टू 2, ये मेरा फंक्शन है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल P1 और P2 है। P1 में 20 डाला। अब जब आप P1 पोजीशन को कॉल करोगे P1 को पास करके, तो ये मेरा पोजीशन है जिसमें आपने P1 यहाँ पास किया, तो डिफॉल्ट C2 कितना होगा, 3 ही रहेगा। अब y जो भी डिक्लेयर हो, C इक्वल टू C प्लस 2, C1 प्लस 2 मतलब, तो P1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, तो 20 और 2 कितना हो गया 22। और चूंकि हमने कॉल बाई एड्रेस किया तो P1 की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। इसके बाद C2 इक्वल टू C2 प्लस y। अब C2 मेरा क्या है, 3 है। तो इस एक्सप्रेशन का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब आप सी आउट करोगे P1 को, पोजीशन P1 में, तो P1 की वैल्यू तो मेरी 22 हो गई और P2 एज इट इज मेरा कितना दिखाएगा, 4 दिखाएगा। तो ये तो पहला एक्सप्रेशन हो गया। दोबारा ये P2 को भेज रहा है और P1 को भेज रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर C1 में क्या आ गया, P2 की वैल्यू, दैट इज P2 की वैल्यू कितनी है 4, और C2 में कितना आ गया, अब चूंकि P1 की वैल्यू बात कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 22। अब जब ये 4 को ऐड करेगा C1 में तो ये हो जाएगा 6। अगेन यहाँ पे C2 जो है उसका कोई सेंस ही नहीं है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अब अगर आप P1 को डिस्प्ले करोगे तो ये 22 ही दिखाएगा, लेकिन P2 कितना दिखा देगा, 6 दिखा देगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 22,4, 22,6। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आइए इस क्वेश्चन 44 को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं कोड ब्लॉक में आता हूँ और दोबारा क्वेश्चन नंबर 44 को भी ओपन हम कर लेते हैं यहाँ से। दिस इज माई 44। आप थोड़ा बड़ा कर लें, ये है आपका वही कोड जो अभी मैंने आपके साथ टाइप किया, आप देख सकते हैं। आप इसे रन करें, बिल्ट एंड रन करें। यू कैन नोटिस 22,4, 22,6 ये आपको रिटर्न कर रहा है, राइट। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, इसका आउटपुट आपको निकालना है k इक्वल टू 10, k इक्वल टू प्लस प्लस, देखिए k है इक्वल टू है प्लस प्लस k और उसके बाद है इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और कंपैरिजन। एज पर द रूल सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा तो k इक्वल टू हो जाएगा 11, 10 के साथ 11 हो गया। इसके बाद ये कंपैरिजन करेगा 11 के साथ में, क्योंकि इंक्रीमेंट के बाद एज पर प्रेसिडेंस इक्वल टू होगा, तो ये क्या आ गया, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या दिखाएगा, ये 1। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जब आप सी आउट k करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। लेट मी सी, मैंने इस क्वेश्चन को बनाया कि नहीं बनाया। तो मैं ओपन करके क्वेश्चन नंबर 45 को भी यहाँ से ले लेता हूँ। आप देखें ये मेरा कोड है जो अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया। आप बिल्ट एंड रन करें, देन यू कैन फाइंड इट इज शोइंग अस 1। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड, ठीक है ना। ये यहाँ पर इस कोड का आउटपुट क्या होगा ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 46, हमने यहाँ पर कैर लिया x32। x32 का मतलब 0 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 वैल्यूज इस तरीके से होंगी।
यहाँ पर जब आप वैल्यू डालेंगे THE तो THETI, यहाँ पे बैकस्लैश n आ गया, दिस इज 0 1 2 और ये हो गया मेरा 0 1, राइट। अब ये तो मेरा 2D स्ट्रक्चर है जो आप अपने हिसाब से देख रहे हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में तो ये कंटिन्यूस ब्लॉक्स होंगे जहां पर इनकी इंडेक्सिंग 0 0 0 1 0 2 एंड सो ऑन होती है। हालांकि यहाँ पर ये 1 0 1 1 एंड सो ऑन होगा। अब सी आउट x0 करोगे, x0 का मतलब क्या दिखाएगा, ये आप इस रो को कंसीडर करेगा, लेकिन जब ये इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा x0 को, तो ये कब तक नहीं बंद होगा, जब तक इसको क्या नहीं मिलेगा, नल नहीं मिलेगा। उस बेसिस पे ये पूरे THETI को यहाँ पे शो करेगा, THETI। और जब आप x10 करोगे तो ये स्पेसिफाइड हो गया 1 एंड 0 वाला एलिमेंट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर E। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। एक बार इस क्वेश्चन को भी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, आई कम एंड मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, रन करके देख लेते हैं। दिस इज माई कोड, यू कैन सी हियर, और मैं इसे बिल्ट एंड रन करता हूँ। You all can see it is showing us 30 then E, right? So this is how we can get answer of this question as well. I move to the next now. It is saying that look at the following code and identify which line will cause error. तो देखिए मेन है, मेन के अंदर में इस सीधे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे बोलता है फ्लोट क्लास 12.6, तो क्लास एक कीवर्ड है, तो आप नहीं ले सकते, तो पहला लाइन 1 में ही एरर है। फ्लोट वाई ठीक है। अब आप फ्लोट जो वैल्यू है यहाँ पर, हालांकि क्लास है तो वो ऐसे ही एरर आ रहा है, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप परसेंट करोगे, मतलब मॉड करोगे, तो फ्लोट का मॉड करने का सेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी ये आपको एरर शो करेगा लाइन नंबर 3 में। तो और सी आउट वाई ठीक है, रिटर्न 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लाइन 1 एंड 3 मतलब A एंड C दोनों में ही एरर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर E। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस नंबर -242 बैंडस्टैंड कैन स्टोर्ड एज डेटा टाइप व्हाट। ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, इंटीजर नहीं होगा, कैर हो सकता है, फ्लोट नहीं होगा, टेक्स्ट होता नहीं C++ में। करेक्ट आंसर मिल गया आपको ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट, दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड अगेन। मैं इस कोड पे फोकस करता हूँ। कैर ए है, फ्लोट F65, लूप चलाया कैरेक्टर वेरिएबल में 1 से लेकर 10 तक A++ किया। तो C++ में अगर आप कोई कैरेक्टर वेरिएबल लेते हैं, इट कैन स्टोर इंटीजर और उसको एज एन इंटीजर आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये 1 से लेकर 10 तक पूरा लूप चलेगा, और f माइनस इक्वल टू 0.1 मतलब 65 में 10 बार 0.1 कम करोगे तो आंसर आ जाएगा 64। हालांकि 64.0 बोलना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए 64। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट इज इलीगल फॉर द गिवन कंडीशन। थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा फॉन्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट इज इलीगल। देखो कैर CH है, बाकी IJ के इंटीजर्स हैं, ये फ्लोट वैल्यू है, और एक कांस्टेंट है A। तो C इक्वल टू CH बोल रहा है, कैर C इक्वल टू A, कांस्टेंट C है सॉरी, इसमें A डाला हुआ है, तो कांस्टेंट को तो आप डायरेक्ट असाइन कर ही नहीं सकते। अब K इक्वल टू वैन मतलब K जो है इंटीजर है, और उसमें वैल मतलब फ्लोट को डाला, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में जाएगी, लेकिन डेप्रिकेटेड फॉर्म में आएगी। अगर आप 4.6 करोगे सो दिस विल बी लाइक 4, तो 4 को होल्ड करेगा। K इक्वल टू वैल इक्वल टू 24, तो यहाँ पर K इक्वल टू वैल मतलब इंटीजर इक्वल टू फ्लोट इक्वल टू करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। वैल में तो आप डाल ही सकते हैं 23.55। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल थ्रू पॉइंटर अ डैश ऑपरेटर इज यूज्ड। मतलब किसी पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है। आपने लिया इंट स्टार p, x में डाला 10, एंड देन आप क्या लिखते हैं p इक्वल टू एंड x। अब अगर आप सी आउट करोगे p तो एड्रेस दिखाएगा किसका, x का, लेकिन वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखते हो स्टार p, और इस स्टार को क्या बोलते हैं, डी रिफरेंस करना। मतलब उसके एड्रेस को डी कर दो, मतलब उसके अंदर की वैल्यू को निकालो उसको ब्रेक करके। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज डी रिफरेंस ऑपरेटर। आई मूव टू द नेक्स्ट, दैट स्टेटमेंट नंबर पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन 52, दैट स्ट्रक्चर जो एलिमेंट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर स्टोर्ड एज रैंडम मेमोरी लोकेशन। मतलब स्ट्रक्चर जब आप कोई भी बनाते हो, जैसे आपने एक एस लिया, इंट आपने लिया एक्स, फ्लोट वाई लिया, तो ये एक्स और वाई का जो पोजिशनिंग है या मेमोरी स्पेस जो मिलेगा रैंडम मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हो एस, मतलब स्ट्रक्ट लिखते हैं ना आप एस, अब इसके अंदर आपने लिया इंट एक्स,
ठीक है, तो x इक्वल टू 0 करके आप डायरेक्ट इसको कभी भी इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो ये गलत हो गया। तो 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट राजू ने इस कोड को लिखा है और वो दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना चाहता है उसके लिए, और दोनों एरे जो हैं x और y हैं, x में वापस, तो लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो सही कोड क्या होगा? ये x है, ये y है, हमको कॉन्कैटिनेट करना है x और y को, और x में होना चाहिए, तो सी आउट x करेंगे तो आंसर आएगा। तो देखिए इसके लिए मेथड आप यूज करते हो कॉन्कैट, सॉरी str cat, ठीक है ना, हमने लिया str cat। अब यहाँ पर इसका रूल ये है C++ में, आप जिसमें कॉन्कैटिनेशन करना चाहते हैं वो पहला आर्गुमेंट बनाएंगे, दूसरा जिसकी वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। कोई इसमें असाइनमेंट नहीं होगा, सिंपल आपको डायरेक्ट इसको ही लिखना है, चाहे सी आउट कुछ इस तरह से करके, या str cat सेमीकोलन कर देंगे, असाइनमेंट हो जाएगी, देन सी आउट x आप कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट दैट, थोड़ा रिड्यूस करेंगे इसको। इफ ए क्लास इज डिक्लेयर्ड विद 2 ऑब्जेक्ट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। आप एक क्लास बनाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं उसके, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सिंगल कॉपी ऑफ बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, मतलब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर की एक ही कॉपी बनेगी। तो देखिए स्टैटिक की तो एक कॉपी बनती है, नॉन स्टैटिक की कभी भी एक सिंगल कॉपी नहीं बनेगी, 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 बनेगी। यहाँ पे मेंबर की बात कर रहा है, अगर ये मेंबर फंक्शन होता तो एक कॉपी बनती, तो ये गलत हो गया। कॉपी ऑफ बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, सेपरेट कॉपी बोला तो स्टैटिक की तो बनेगी नहीं, ये भी गलत है। सेपरेट कॉपी ऑफ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर विल बी शेयर्ड, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिंगल कॉपी ऑफ नॉन स्टैटिक एंड मल्टीपल कॉपी ऑफ स्टैटिक मेंबर्स विल बी शेयर्ड बाई बोथ। सिंगल कॉपी ऑफ नॉन स्टैटिक बोल रहा है और मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्टैटिक मेंबर्स, तो ये भी इसका अपोजिट बोल दिया तो गलत हो गया। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। A function is a derived class that has the same name as a function in the parent class। अब आपकी एक क्लास A है, इसमें आपने एक फंक्शन बनाया func, अब दूसरा क्लास B आपने लिया A से, ठीक है ना, और इसके अंदर अगर ये फंक्शन होगा तो आप इस A को बेस क्लास के मेंबर को ओवरराइड करोगे, तो दिस विल ओवरराइड द बेस क्लास फंक्शन, करेक्ट आंसर। विल कॉज द एरर नहीं होगा, विल बी ओवररिडन बाय बेस क्लास फंक्शन के द्वारा ओवररिडन नहीं होगा। एग्जीक्यूट इमीडिएटली आफ्टर द बेस क्लास फंक्शन एग्जीक्यूट्स भी नहीं होगा, ऑप्शन ए है, आप ओवरराइड करेंगे तब वो एग्जीक्यूट होगा। अगला क्वेश्चन है, और ओवरराइड करने के लिए आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेस क्लास बी सॉरी ए है, सॉरी हम डिराइव क्लास बी में हैं, बेस क्लास का फंक्शन है func, तो आप इसको कॉल करोगे, इसका जो भी फंक्शन आप डिफाइन करोगे, जैसे ये फंक्शन नाम से, इसके अंदर आप बोलोगे a::func, तब ये ओवरराइड हुआ। इसके अंदर फिर जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्लास क्या होती है? इंस्टेंस, डिजाइन, डेटा टाइप या टेम्पलेट। वी ऑल नो दैट क्लास इज कंसीडर्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। टेम्पलेट हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, लेकिन C++ में आइडियली क्लास क्या होती है? आपकी एक डेटा टाइप होती है। डिजाइन नहीं बोल सकते, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम करेक्ट लेंगे। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट एज्यूम द C++ डेफिनेशन क्लास सर्कल कोलन पब्लिक पॉइंट। तो यहां पर आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, पॉइंट मेरी बेस क्लास है, उससे सर्कल बन रहा है, तो कोलन जो है इट इज हेडर ऑफ द क्लास डेफिनेशन इंडिकेट इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही बात है। ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास पॉइंट आर इनहेरिटेड एज पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स रिस्पेक्टिवली इनटू द क्लास सर्कल। ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास पॉइंट आर इनहेरिटेड एज पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो अगर आपने यहाँ पे पब्लिक कर दिया तो जो पब्लिक डेटा है वो पब्लिक ही होगा और प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो प्रोटेक्टेड ही होगा, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब कीवर्ड जो पब्लिक आपने लगाया है वो ये बोलता है कि ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है, तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस तो आप इससे कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक जो होता है वो विजिबिलिटी मोड होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला बोलता है पॉइंट इज द बेस क्लास एंड सर्कल इज द डिराइव्ड क्लास, तो पॉइंट बेस क्लास सही है, सर्कल डिराइव्ड क्लास भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट इज विजिबिलिटी मोड, इट्स नॉट ए टाइप। अगला क्वेश्चन है, इफ यू डिक्लेयर 2 ऑब्जेक्ट एज कस्टमर, फर्स्ट कस्टमर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी कस्टमर क्लास का, फर्स्ट कस्टमर और सेकेंड कस्टमर,
तो इनमें से कौन सा सही है? ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर सेपरेट कॉपी ऑफ एनी स्टैटिक, सेपरेट कॉपी नहीं होगा, ये थोड़ा सा रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन हो गया। ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर सेपरेट कॉपी ऑफ एनी मेंबर फंक्शन भी नहीं होगा, मेंबर फंक्शन की भी एक ही कॉपी होती है। ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर ए सेपरेट कॉपी ऑफ एनी नॉन स्टैटिक, बिल्कुल सही है। यू कैन नॉट डिक्लेयर टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है गलत है? क्लास टेस्ट सही है, वर्चुअल कीवर्ड लगा के पब्लिक मोड में स्टूडेंट को बनाया, तो बिल्कुल सही है। क्लास टेस्ट है, पब्लिक वर्चुअल क्या इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, स्टूडेंट सही है। वर्चुअल कीवर्ड यूज करके मेंबर फंक्शन कभी भी नहीं बनाते, वर्चुअल पहले नहीं आएगा यहाँ पे, तो आप क्लास कीवर्ड पब्लिक प्राइवेट एक करते हैं, ऑप्शन सी गलत है। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ दी अबव करेक्ट होगा। देखिए वर्चुअल पब्लिक करेंगे तो भी ये वर्क करेगा, और पब्लिक वर्चुअल करेंगे उस ऑर्डर को चेंज करने से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा वर्चुअल पब्लिक के तरीके से ही लिखते हैं, बट आप अपनी एंड पे इसको जरूर ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन है दैट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कितने इंस्टेंस? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसका कभी भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, तो 0 इंस्टेंस होता है, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट सुपरफिशिकली द टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स व्हाट? मतलब ऊपरी तौर पे अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिफाइन करोगे तो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में? कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये कलेक्शन मतलब पहले एक एक करके हम पढ़ ही लें। कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इनकॉर्पोरेट बोथ डिस्क्रीट डेटा स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर नहीं होगा। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का तो रोल ही नहीं है। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट होगा लेकिन डेटा स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों को ये कंसीडर करेगा। एक क्लास है, क्लास के अंदर उसका डेटा स्ट्रक्चर भी है और बिहेवियर का मतलब फंक्शन भी है, तो उन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकता है, नॉट ए कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच मेन एम्फेसिस इज गिवन टू व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका मुख्य ध्यान किस पे होता है? डेटा, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, एल्गोरिदम। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला मकसद है सिक्योरिटी ऑफ डेटा, तो सीधे सीधे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। डेटा पे हमारा ध्यान सबसे पहले या एम्फेसिस हम सबसे ज्यादा देते हैं, इसीलिए कोई भी क्लास बनाते हो बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स प्राइवेट होते हैं या प्राइवेट पब्लिक लेके ही काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट इन एसक्यूएल? बीपीएससी का हाल का क्वेश्चन है। प्राइमरी कांस्टेंट होता है, नॉर्मल कांस्टेंट होता है, यूनियन एक कांस्टेंट नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन? एग्रीगेट फंक्शन 5 होते हैं, काउंट सही है, सम सही है, कंप्यूट नहीं होता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी हैव टू स्पेसिफाई ASC और DESC आफ्टर SQL ऑर्डर बाय क्लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट? तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ही होता है, तो यहाँ पर ASC जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। देर इज नो डिफॉल्ट का तो काम ही नहीं, मोर देन वन और नन ऑफ दी अबव की हम बात नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली बीपीएससी में आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हैविंग क्लॉज? सिमिलर टू द वेयर क्लॉज, बिल्कुल, बट इट इज यूज फॉर द कॉलम रेदर देन ग्रुप्स। दूसरा है सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इट इज यूज फॉर रोज रेदर देन कॉलम्स, इट इज यूज फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज। तो हैविंग क्लॉज क्या करता है? इट इज काइंड ऑफ पोस्ट फिल्टर, जो भी रोज ग्रुप होती हैं, ग्रुप होने के बाद में फर्दर उन रोज को फिल्टर करने का काम करता है। तो यहाँ पे कॉलम की जगह रो को ये फिल्टर करने का काम करता है वेयर के जैसे। तो यहाँ पर रो पे आप फोकस करते हैं, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर रोज रैदर देन कॉलम्स, राइट। सो करेक्ट आंसर इज दिस। जब आप ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप करने के लिए आप ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आई मूव टू द नेक्स्ट। किसी भी प्रकार का डाउट होने से आप कमेंट करें। डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन 2000। डिलीट जो है किस प्रकार का स्टेटमेंट है? DDL, DML, DCL एंड नन। सो जो डिलीट होता है डेटा मैनिपुलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये किसका पार्ट होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी, DML का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन SQL कॉन्स्टेंट? ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो गया, प्लीज खेद व्यक्त करता हूं मैं उसके लिए। इज नल प्राइमरी की होता है, डिफॉल्ट होता है, चेक भी होता है, इज नल कांस्टेंट नहीं होता है।
इज नल जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेटर यू ऑल कैन से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इज नॉट ए कॉन्स्टेंट। आई मूव टू द नेक्स्ट। एक सेट आपको करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी निकालनी है जहां पर आप अपडेट कर रहे हैं किसी बुक का प्राइस बाई 10% बुक टेबल में। पहला स्टेटमेंट है अपडेट बुक सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस इंटू 0.1। अपडेट करें बुक को, सेट करें प्राइस इक्वल टू प्राइस इंटू 1, तो ये उसका 10% सबके में डाल देगा। अपडेट बुक सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस इंटू 1 बिल्कुल हो सकता है, तो ये प्राइस इक्वल टू वाला हटा दीजिए। अब यहाँ पे लिखा अपडेट बुक वेयर प्राइस इक्वल टू प्राइस भी गलत होगा क्योंकि हमें सेट करना है, तो अपडेट बुक सेट कमांड हम यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ऑल स्विचेस आर हब, ऑल हब्स आर स्विचेस, तो कौन सा सही है? तो देखिए हब जो होता है आइडियली तो हब ही होता है, और जब आप इसको इंटेलिजेंट बना देते हो तो ये स्विच हो जाता है। इंटेलिजेंट का मतलब हब क्या है, एक डंप टर्मिनल है, जो भी डाटा आया सबको भेज देगा जितने भी नोड्स इसके साथ कनेक्टेड है। अब अगर इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डाल दोगे तो ये स्विच बन जाएगा जहां से जो भी डेटा आएगा तो डिसाइड कर लेगा किस पर्टिकुलर नोड को इसको भेजना है। ये मेरा स्विच हो गया। तो सारे स्विचेस हब का कार्य करते हैं, लेकिन हब जो होता है वो स्विच नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है, 2 जो है फॉल्स हो गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. Now the next is saying that Dash is a service that allows us to put a website or a web page onto the internet and make it part of the World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब में लाइव करना किसी वेब पेज को, वेबसाइट को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वेब सर्वर, होस्टिंग, वेबसाइट या वेब अपलोड। करेक्ट आंसर है, हम कहते हैं होस्टिंग, राइट। द नेक्स्ट इज सेइंग इन कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिजाइन टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया। तो वॉइस और मल्टीमीडिया नाउअडेज जैसे व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करता है? दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, दिस इज फॉर SMTP, सिंपल मेल के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एंड यहाँ पर हो गया मेरा HTTP, तो ऑब्वियसली हाइपरटेक्स्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है MBPS का मतलब क्या है? तो देखिए स्मॉल b होता तो हो जाता मेगा बिट, जब कैपिटल आप लगते हैं तो ये होता है मेगा बाइट पर सेकेंड, ऑप्शन बी। MB होगा तो मेगा बिट होगा, MB होगा तो ये B का मतलब बिट हो गया, कैपिटल B का मतलब क्या हो गया मेरा? बाइट हो गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भूरू हैज बीन आस्क्ड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन चैट एंड ईमेल। तो चैट और ईमेल के बीच में 3 डिफरेंसेस यहाँ लिखे हैं, आपको बताना है कौन से सही। चैट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ईमेल एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। ईमेल एक सर्विस है, प्रोटोकॉल बिल्कुल बोल सकते हैं SMTP। चैट जो होता है ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर होता है। भाई व्हाट्सएप अगर आप चैट कर रहे हो तो एक एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। चैट में डू नॉट रिक्वायर परमिशन ऑफ बोथ द पार्टीज वाइल ईमेल इज। तो ईमेल में परमिशन की जरूरत होती है जब आपको ईमेलिंग करनी, चैट में बिना परमिशन के आप चैटिंग कर सकते हो, तो ये गलत बात है, चैट में परमिशन चाहिए। चैट नीड अकाउंट ऑन द सेम प्रोवाइडर वाइल ईमेल डज नॉट। तो चैट के लिए सेम प्रोवाइडर मतलब जैसे आप चैटिंग कर रहे हैं याहू मैसेंजर में, तो याहू मैसेंजर सामने वाले का भी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि MSN में वो कर लेगा याहू के साथ में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल वाजिब है। और ईमेल तो आप जीमेल से रेडिफ में भेजो, रेडिफ से हॉटमेल भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 आर करेक्ट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ए सर्विस दैट अलाउज अस टू पुट ए वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट एंड मेक इट पार्ट ऑफ www। तो आई एम सॉरी फॉर दिस अगेन, ये वेब होस्टिंग का ही क्वेश्चन है जो पहले अभी हमने देखा। अ डेक कैन बी यूज्ड एज व्हाट। तो जो डेक है, आप डेटा स्ट्रक्चर देखते ही हैं, जब स्टैक और क्यू की हम बात करते हैं तो स्टैक के रूप में, क्यू के रूप में, दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, बोथ ऑफ दी अबव। तो देखिए स्टैक और क्यू दोनों का प्रयोग किया जा सकता है डेक के रूप में, और हम सभी जानते हैं इट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? डबल एंडेड क्यू। डेक इज बेसिकली डबल एंडेड क्यू। तो अब आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि आप देखें, थोड़ा इसको रिड्यूस करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर हमारे क्यू के कुछ ऑपरेशन है, स्टार्ट टॉप पोजीशन है, आउटपुट निकालना है। NQ किया और DQ किया। तो NQ किया पहले मैंने 10, उसके बाद आपने NQ किया 20, उसके बाद NQ किया मैंने 30। तो जो इसमें पहले आया है वो पहले डिलीट होगा, तो इसका मतलब DQ किया 10 उड़ गया, 20 किया ये भी चले गया, बचा मेरा 30। इसके बाद में आपने बोला 40 डालिए, तो 30 के बाद यहाँ पे आ गया 30 है, 30 के बाद 40 आया, 40 के बाद मेरा 50 आ गया, उसके बाद 60 आ गया, राइट।
ये मेरा 60 हो गया। उसके बाद 2 बार DQ किया, 30 40 गया, बचा हमारे पास में क्या 60 50, मतलब 50 एंड 60। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50 एंड 60। आई मूव टू द नेक्स्ट कि जब आप DQ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी स्टैक के ऊपर में या फिर क्यू के ऊपर में, अब चाहे पुश पॉप करें मतलब इंसर्ट डिलीट, चाहे वो क्यू में करें चाहे स्टैक में करें, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट है कि स्टैक और क्यू दोनों में अगर DQ करोगे तो ऑब्वियसली दोनों ही सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग रहेगी। दोनों सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में, ये वाजिब नहीं है। डिफरेंट आउटपुट तो नहीं होगा दोनों में, ये तो बात पक्की है। सेम आउटपुट करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग रहेगी। उसका रीजन ये है कि क्यू में DQ कर रहा है तो सीधे सिंगल क्यू है, स्टैक 2 लगेंगे आपको अगर आपको डिलीट करना है क्यू का ऑपरेशन अगर आपको करवाना है। एक से एक ओरिजिनल स्टैक होगा, क्यू होगा, जिसको स्टैक के थ्रू करेंगे तो प्लेसमेंट के लिए आपको दूसरे स्टैक की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि द चॉइस ऑफ एल्गोरिदम शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एल्गोरिदम जब आप चॉइस करते हैं तो वो ध्यान आपको रखना पड़ता है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो बिल्कुल सही बात है। एंड देयर कैन बी ओनली वन एल्गोरिदम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत बात है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई एल्गोरिदम्स हो सकती हैं। पहला ट्रू है, दूसरा यहाँ पे फॉल्स है। द नेक्स्ट इज सेइंग आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। सो क्यू का ही ऑप्शन है, डबल एंडेड ऑपरेशंस है। तो इंसर्ट पहले बोला फ्रंट में 10 डालिए, फिर आपने फ्रंट में डाला 20, उसके बाद रियर में 30 डाला और उसके बाद डिलीट कर दिया फ्रंट को तो 20 चले गया। इसके बाद फिर से रियर में डाला 40, फिर रियर में डाला 10 को। तो अब बोलता है डिलीट करिए रियर को, तो ये गया, तो बचा 10 देन 30 देन 40। उसके बाद रियर में इंसर्ट किया 15, तो हमारा हो गया 10 30 40 15। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, सिंपली वी कैन से ऑप्शन नंबर सी, 10 30 40 एंड 15, दैट इज ऑप्शन सी अगेन। तो ये हुए मेरे सारे टोटल 80 क्वेश्चन, जो था मेरा सैंपल प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 फॉर दिस BPSC ट्री 2.0 PGT कंप्यूटर साइंस। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन के लिए जो कमिंग एग्जाम है। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन पे यहीं तक। चैनल पे बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए MCQ के साथ में। तब तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप चेक करिए और ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप करते रहिए। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं techtipnow@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।